हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 इंग्लिश कंप्लीट पोइट्री सेक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है cclchapter.com और इस वेबसाइट के ऊपर ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आके जो है आप अपना जो है NCERT के सॉल्यूशंस पढ़ सकते हो। साथ में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के लिए लिखे हुए हैं। साथ में जो है आपको इंग्लिश ग्रामर क्लास 12 के लिए कुछ टॉपिक्स हैं और हम ऐड कर रहे हैं। पेपर से पहले ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा जो है देख रहे हैं हिंदी ग्रामर और बाकी भी चीज़ें बहुत सारी है। लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको प्रिपेयर करने हो लास्ट ईयर क्वेश्चंस तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ से सारी चीज़ें मिलने वाली है। बहुत काम की वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई लॉगिन साइनअप का कोई झमेला नहीं है। आओ इंजॉय करो और यहाँ पे बिल्कुल आप अपनी प्रिपरेशन बेटर कर सकते हो। अब शुरू करते हैं। हम यहाँ पे आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन आंसर हरियाणा बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं 2022 के सेशन के लिए। अगर वीडियो बाद में देख रहे हो तो यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन ऐड हो जाएं। फिलहाल के लिए इतने ही क्वेश्चन है। हमने पिछले 4-5 सालों के पेपर उठाए, उनमें जो जो क्वेश्चन हम आए हमने वो यहाँ पे लिखे और साथ में उनका सॉल्यूशन दे दिया। उसके साथ में आप लोगों के लिए देखो, मेरे को एक दिक्कत मेरे को फेस करनी पड़ी। कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि सर मतलब जो ये वर्ड्स आ रहे हैं ये याद नहीं होते क्वेश्चंस। तो अगर कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बना के भी लिख सकते हैं तो उनके लिए मैंने ईजी बनाने के लिए, ताकि उनको समझ में आए, ये हिंदी लिख दी है क्वेश्चन की भी और साथ में आंसर की भी, ठीक है। थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है चिंदी बिंदी हिंदी के अंदर, बाकी इंग्लिश सही लिखी गई है। तो आपको जो है बस इनको प्रिपेयर करना है। हर चैप्टर से 2-4 क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर को। पहला चैप्टर क्या है? पहले चैप्टर में का नाम है माई मदर एट 66। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ पोएट टू हर मदर एंड हर स्माइल सिग्निफाई। यानी कि उसकी माँ से जब वो जा रहा था, विदाई ले रहा था, तो और वो जो मुस्कुरा रहा था, चैप्टर के ये जो पोएम है इसके लास्ट में हमने जाना था कि वो आई जस्ट कीप स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और कुछ नहीं कर पाया वो। तो यहाँ पे उसका मतलब पूछा जा रहा है कि उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे हमको लिखना है, द पोइट सेज टू हर मदर सी यू सून अम्मा। ये देखो ये एग्जैक्ट है, ये इन्वर्टेड कोमास में जब भरे जाते हैं ना, मतलब वो एग्जैक्ट एज इट इज जो लाइन दे रखी है चैप्टर के अंदर, पोएम के अंदर, तो वही की वही ऐसे। देखो मैं बार बार चैप्टर बोल रहा हूँ क्योंकि यार पोएम बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है, बार बार फ्लो से चैप्टर निकल जाता है। अब देखते हैं, दीज आर द वर्ड्स ऑफ पार्टिंग। ये जो है विदाई के शब्द है उसके। Her smile signified that she had no idea about the condition of her mother because her mother is looking pale like death। एक चीज़ मैं आपको पोएम जो है ना, जैसे ही पोएम के क्वेश्चंस खत्म होंगे आपको एक कंक्लूजन दूंगा कि क्या चीज़ आपको फोकस में करनी है उस चैप्टर को, उस पोएम को जब आप रीड कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, बिकॉज हर मदर इज लुकिंग पेल लाइक डेथ द पोइट कैन डू नथिंग एक्सेप्ट स्माइल। तो यहाँ पे स्माइल का जो अर्थ वर्थ था, जो भी कुछ था वो यही था, इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। अगर डाउट लगे तो आप हिंदी में पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके पढ़ लो या फिर वेबसाइट पे जाके आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड ऐसे दैट द पोइट फील्स। यानी कि दुख और दर्द जो है वो पोइट जो है फील कर रहा था, वो किस तरह का था, मतलब क्या रीजन था। देखो, द पोइट मदर इज लुकिंग पेल एंड वीक। उसकी माँ पीली पड़ गई थी, कमजोर दिख रही थी। शी लुक्स पेल एज डेथ। वो पीली मौत की तरह, जो है जैसे मौत आ जाती है ना मरने के बाद में, वो पीला हो जाता है शरीर, तो वैसी दिखाई पड़ रही थी। शी रियलाइजेज दैट हर मदर लुक्स ओल्ड एंड विल नॉट लिव लॉन्ग। यानी ज़्यादा लंबी नहीं टिकने वाली अभी। तो दिस थॉट, ये जो विचार था, गिव्स हर पेन एंड एज ए। आगे बढ़ा सकते हो, बढ़ाना। बाकी देखो आपको इस चैप्टर में से आई थिंक तो 2 या फिर 3 नंबर में, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आता इनमें। जो पोइट्री सेक्शन है आपका, पोइट्री सेक्शन में आई थिंक 2 नंबर का था, 3 का नहीं था, या फिर 3 का भी हो सकता है। देखो मेरे कंफर्म नहीं है, बट जो हमने लिखा है उसी हिसाब से लिखा है। आप ये गलती मत करना। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, मैं बेसिक गलती बताता हूँ उनकी। वो क्या करेंगे, बस यहाँ पे पूछ लिया, ठीक है पूछ लिया, अब यहाँ पे भरते जाएंगे ऐसे, मतलब जितना हमने यहाँ तक लिखा है ना, इतने की तो इंग्लिश बना देंगे वो, इतनी सारी एक अनसीन पैसेज बना के रख देते हैं उधर। आपको वो गलती नहीं करनी है। जितना क्वेश्चन में पूछा गया है, कई बार क्या होता है 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और आपकी एक लाइन में आंसर खत्म हो जाता है। आप एक लाइन में आंसर खत्म कर दो, कोई नहीं बोल रहा आपको कि भैया 4 लाइनें भरनी ही भरनी है। आपको जस्ट वो चीजें लिखनी है जो क्वेश्चन में पूछी गई हैं। पहले वाला सिस्टम नहीं रहा कि भैया लेंथ नाप नाप के आपको नंबर दिए जाएंगे। प्रॉपर मैनर से नंबर दिए जाते हैं, और अगर आपका कंटेंट जो आपने लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है तो आपके नंबर गारंटीड सही आने वाले हैं, बढ़िया नंबर आने वाले हैं।
तो जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा था कि पेन और एचे के लिए पोइट जो है किस तरीके का पेन फील कर रहा था। वो पेन क्या था कि उसकी माँ जो है कमजोर पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मरने वाली है, ज़्यादा लंबी नहीं टिकेगी। तो ये चीज़ है जो उसको दर्द दे रही थी। सिंपल सा कंक्लूजन, ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं होती, जितना मतलब ठीक डिसेंट लिखो, ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। यहाँ पे हमसे पूछा गया है मेन आइडिया ऑफ द पोएम। इसी को देखो, क्वेश्चन देखो आप, थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। यहाँ पे आपको टाइटल जो है ये, इसको जस्टिफाई करना है। यहाँ पे मेन आइडिया बताना है पोएम का। आप सोचोगे भैया इनका तो दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन सेम ही आंसर होता है। तो अब यहाँ पे जो है इसको देखते हैं, या फिर सेंट्रल थीम पूछ सकते हैं। मेन आइडिया की बजाय यहाँ पे लिख देंगे सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम। तो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। बाकी क्वेश्चन हमें एग्जाम में यही दो मिले, तो हम सेंट्रल थीम लिखते क्यों जब मेन आइडिया पूछा हुआ था उन्होंने। अब देखते हैं यहाँ पे, दिस पोएम डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ ओल्ड पीपल। The poet driving to Cochin airport with her 66-year-old mother. She was looking pale like death. Her mother was dozing and her mouth was open. At the age of 66, the condition of all old people is looks सिमिलर। यानी कि यहाँ पे आप देखो बहुत इजी लैंग्वेज है, कोई हार्ड लैंग्वेज हमने यूज नहीं करी हुई, ताकि आप इजीली जो है चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है उनको रिमेंबर कर पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ। कई बार क्या होता है गाइड्स वगैरह में हम रीड कर रहे होते हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ना तो चैप्टर में मिलते हैं, फिर हमें गूगल सर्च मार के आनी पड़ती है। हमने बिल्कुल जस्ट सिंपल वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे, नंबर भी पूरे आए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस, है ना। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि जो बूढ़े लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया, उनकी कंडीशंस के बारे में बताया गया है। उसकी पहले तो चैप्टर में हमें पता लगा कि उसकी जो मदर है वो 66 ईयर ओल्ड है और वो पेल लाइक डेथ हो रखी है। अब वो डोजिंग कर रही है और उसका मुंह खुला हुआ है। डोजिंग का मतलब अगर आपको नहीं समझ आता, देखो यही इसीलिए मैंने हिंदी लिखी है। आप सोचोगे ये डोजिंग क्या हो गई या कोई दूसरा वर्ड है वो क्या हो गया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखो। अभी डोजिंग का मतलब नहीं पता यार हमको, है ना। तो उसकी माँ को नींद आ रही थी और उसका मुंह खुला हुआ था, यानी कि अभी हमें समझ आ गया कि व्हाट वाज द डोजिंग, हर मदर वाज डोजिंग, यानी उसकी माँ को जो है नींद आ रही थी, उसका मुंह खुला हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आप इजीली समझ सकते हो वर्ड्स को, अगर डाउट लगता है तो इसीलिए ये चीज़ें लिखी गई है, जस्ट आपको बताने के लिए, बाकी अपने को पता है। ठीक है, एट द एज ऑफ 66 द कंडीशन ऑफ ऑल ओल्ड पीपल इज लुक सिमिलर। और इसी टाइम पीरियड पे सभी लोगों की जो, सभी ओल्ड पीपल्स की जो है लाइफ मतलब दिखना जो है, हालत जो है, कंडीशन वो सेम ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर द वर्ल्ड इनसाइड द कार एंड आउटसाइड द कार। यानी कि कार के अंदर और बाहर का कंपैरिजन हमको करना है। पोएम के बीच में ही आता है ये, जब गाड़ी चला रही होती है पोइट, तो उस टाइम पे ही हमको वो चीज़ देखने को मिलती है। द पोइट वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट विद हर 66 ईयर ओल्ड मदर। Inside the car, her mother looks pale as death as she was dozing. Outside of the car, young trees were sprinting and the merry children spilling out of their homes. यानी कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, जो पेड़ है वो भाग रहे हैं, मतलब गाड़ी भाग रही है लॉजिकली तो, बट पेड़ भागते दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस चैप्टर से, इस पोएम से जो है यही क्वेश्चंस आते हैं। अब एट द एंड कंक्लूजन मेरे को बताना था कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखो पूरा ओवरऑल अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे एक लाइन कॉमन आ रही है कि हर मदर लुक्स पेल एज डेथ। यानी कि ज़्यादातर घुमा फिरा के बात क्या हो रही है कि उसकी माँ कमज़ोर हो चुकी है, वो पीली पड़ गई है। मौत जैसे मरने के बाद पीली पड़ती है, वो पेल एज डेथ, मौत के जैसी वो पीली पड़ चुकी हैं। और कई बार हमको ये वर्ड लिखने पड़ते हैं कि शी वॉज डोजिंग। ठीक है, ये बेसिक लाइन है, मोस्ट बेसिक लाइन है। कहाँ जा रहा है पोइट, जो है कहाँ जा रही है, वो है कोचीन एयरपोर्ट में जा रही है अपनी माँ के साथ में। 2-4 लाइनें हैं। ठीक है, पूरे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को आप रीड करोगे, आपने पढ़े हैं, अभी बताए भी है मैंने, तो आप देखोगे कि सब में सेम ही हालत है, ज़्यादा फर्क नहीं है, सब में वही बात आ रही है। देखो पहला क्वेश्चन देख लो, वैसे क्वेश्चन दिखाने में टाइम लग जाएगा ऐसे तो। देखो यहाँ पे भी आया पेल लाइक डेथ है उसके, मतलब और क्या करता वो विजिटिंग में। यहाँ पे पेल एंड वीक है, मतलब वही पेल एज डेथ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही कंडीशन, मतलब सेम कंडीशन है सभी क्वेश्चंस की। तो आपको कुछ बेसिक आइडियाज पता होने चाहिए, मतलब लिखना क्या है कि ऐसा नहीं है कि जाओ सीधे और ये लाइन चिपका के निकल लो उधर से, आपको कंडीशन समझनी है क्वेश्चन की। बट हाँ, ये लाइन जो है ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में हमारी यहाँ पे ऐड हो रही है, जो एग्जाम में हमसे पूछे गए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन आ स्लम, क्लास 12 के पोएम 2 के। अब इसको क्या हो गया, ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा भैया।
क्या नाराजगी हो गई इसको। अरे हैंग हो गया क्या। हाँ होश आ गया, ग्लिच हो गई थी कुछ पीसी के अंदर। चलो अब यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। क्वेश्चन है हाउ कैन द कंडीशन ऑफ स्लम चिल्ड्रन बी इम्प्रूव्ड। यहाँ पे हमसे देखो पोएम्स का कोई आइडिया नहीं है आपको, तो मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ पे जाके आप पोएम्स को भी समझ सकते हो। मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह बना दिया, वहाँ पे भी रीड कर सकते हो। और हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, हर एक पोएम का जो है और चैप्टर्स के राइटर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम्स में आते हैं। कंप्लीट फ्लेमिंगो में जितने चैप्टर सबके मतलब पूरी बुक में जितने भी चैप्टर पोएम जो भी कुछ है, हर एक का आपको राइटर याद होना चाहिए। क्योंकि आप बोलोगे भैया दूसरे वाले का क्या काम, इसमें से तो आते हैं। उसमें से अनसीन पैसेज आने वाले हैं, और अनसीन पैसेज में ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है कि उसमें से भी राइटर के नाम पूछे जा रहे हैं। तो आपको जो है कंप्लीट फ्लेमिंगो बुक में जितने भी राइटर हैं सबके नाम पता होने चाहिए चैप्टर के साथ में। ऐसा नहीं है कि चैप्टर का आता ना पता, राइटर का नाम याद करके बैठे हो, चैप्टर के साथ में याद होने चाहिए आपको। अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ द कंडीशन ऑफ स्लम चिल्ड्रन बी इम्प्रूव्ड, यानी कि किस तरीके से उनको जो है उनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसी को सेम सिमिलर वे में दूसरे एग्जाम में पूछा गया था, मतलब किसी और साल। व्हाट डज द पोइट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, जो पोइट है वो स्लम के चिल्ड्रंस के लिए क्या चाहता था। अब यहाँ पे देखते हैं क्या चाहता था वो। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ स्लम चिल्ड्रन दे मस्ट बी टेकन आउट ऑफ द स्लम। देखो उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है पोइट कि दे मस्ट बी टेकन आउट ऑफ द स्लम इन विच दे आर लिविंग। बेसिक सी बात है कि उनको वहां से निकाल दो उस कंडीशन से। दी चिल्ड्रन शुड बी टेकन टू वेयर दे कैन नॉट ओनली स्टडी फ्रॉम देयर बुक्स बट ऑल्सो प्ले एंड रन अमंग ट्रीज, यानी कि वो सिर्फ जहाँ पे ऐसी जगह भेज दो उनको जहाँ पे वो पढ़ाई पढ़ाई ना करे, सिर्फ वो खेले भी, साथ में जो है पेड़ पौधों के साथ में खेल कूद करते रहें, इंजॉय करते रहे लाइफ को। ऐसे बोरियत भरी लाइफ उनको मत दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, वो क्वेश्चन है हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन इन द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, यानी कि कवि जो है ना वो स्कूल की क्लास है उसमें जो फेसेस है उनको किस तरीके से, चिल्ड्रन बच्चों के चेहरे हैं उनको किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, वर्णन कर रहा है, उनके बारे में बता रहा है। इसी को सेम वे में दूसरे एग्जाम में पूछा गया हाउ डज द पोएम एन एलिमेंट्री, ये जो नाम है, पोर्ट्रे द चिल्ड्रन, यानी कि वो बच्चों को किस तरीके से दिखाया गया। मतलब बात वही है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से बताया जा रहा है। देखो अगर आप एग्जामिनर का मूड हुआ कि आसान देते हैं तो ये वाला दे देंगे, बोला नहीं अब की बार बच्चों को थोड़ा डाउट में डालना है, ये वाला देंगे। तो इस तरीके से कंफ्यूज करने की बात है। अगर आपने पोएम थोड़ी भी पढ़ी है आप समझ जाओगे बात क्या पूछी जा रही है। क्वेश्चन ज्यादा नहीं याद करने दो, क्वेश्चन सही याद करो। आंसर मतलब एक आंसर से लगभग 2-3 क्वेश्चन का निपटारा हो जाता है। बहुत बहुत बार हमने नोटिस किया है ये चीज़, तो कि एक क्वेश्चन का आंसर आपने याद कर लिया उसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं, उसके क्वेश्चन को घुमाया जाता है बार बार। तो यहाँ पे भी वही सिमिलर जो चीज़ है वो आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है देयर इज अ टॉल गर्ल सी, वो मतलब वो जो चैप्टर के अंदर वो बताया गया था ना कि बच्चे बैठे हुए हैं, किसी का क्या है क्या कर रहे हैं, तो वही आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। देयर इज अ टॉल गर्ल शी इज सिटिंग विद हर हेड वेटेड डाउन, अ बॉय लुक्स एज थिन एज पेपर, हिज आईज लुक्स लाइक दैट ऑफ अ रैट, यानी कि एक चूहे की आंखों की तरह दिख रही है। अनदर बॉय हैज ट्विस्टेड बोन्स एट द बैक ऑफ द क्लास, देयर इज अ स्वीट बॉय विद ड्रीमी आई, जो स्क्विल गेम के सपने देख रहा है ना वो लड़के की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसको चाहो तो आप यहाँ तक ना भी रुको तो आगे एक्सटेंड कर सकते हो, डिपेंड करता है नंबर कितने के है, ठीक है ना। अगर 2 नंबर का या 3 नंबर का ही है वैसे तो इतने का ही आता है, ठीक है। तो इतना सफिशियंट होता है, मोर देन सफिशियंट है इतनी लाइनें। 5 नंबर का ये आता नहीं है, बाकी 5 नंबर का आता है, तो हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मस्त क्वेश्चन है ये। तो इस वाले चैप्टर से बस इतना ही आता है, इससे ज़्यादा इस चैप्टर से, इस पोएम से नहीं आता अभी तक के सेशन में। तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अभी नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। पोएम है हमारे पास में कीपिंग क्वाइट, यानी कि चुप हो जाओ बिल्कुल। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटली इन एक्टिविटी एंड डेथ, या फिर इसी को सेम तरीके से पूछे रहे हैं, डू यू थिंक द पोइट पैब्लो नेरूडा एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, व्हाई एंड व्हाई नॉट।
बात सेम ही है, देखो बात सेम ही है, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा दी बस आपके सामने। देखो यहाँ पे भी पोइट जो है एडवोकेट कर रहा है इनएक्टिविटी को और डेथ को। यहाँ पे भी क्या है, पैब्लो नेरूदा जो कि आपको पता होना चाहिए, इसका पोइट है, वो एडवोकेट कर रहा है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे वाई या फिर वाई नॉट, रीजन भी देना अपने को। वैसे भी यहाँ पे डू यू थिंक है तो रीजन फिर भी दोगे आप, ऑब्वियस सी बात है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखना है। नो, नहीं, ऐसा नहीं है। द पोइट डजंट से दिस एट ऑल, पोइट जो है यहाँ पे ऐसा नहीं कहना चाह रहा है। He says is connected with life and activities that can be made better. He says that we should stop our activities for a few moments and have a quiet introspection. ये quiet introspection जो वर्ड है ना, स्पेलिंग तक याद कर लेना इसकी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पोएम में। देखो जो राइटर है ना, घुमा फिरा के पूरा जो कंक्लूजन है वो क्या कहता है कि तुम जो है कुछ भी काम कर रहे हो, वीडियो को पॉज करो और आराम से बैठो, सोचो, बस आराम से शांति से सब कुछ छोड़ दो और थोड़ी देर के लिए का सारा काम बंद करके अपने आप के बारे में सोचो, तुम कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये चीज़ें करो और तुम उस एक्टिविटी को दोबारा एक अच्छे पर्पस के साथ में उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो यही चीज़ है जो बार बार रिपीटेड होती रहेगी। मतलब तुम जो है फ्यू मोमेंट्स के लिए रुक जाओ और उसके बाद में स्टॉप एक्टिविटी कर दो, स्टॉप एक्टिविटी फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एंड डू अ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। और आपको जो है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करना है, यानी कि एक शांत आत्मनिरीक्षण करना है, जो कि आपको नहीं समझ आएगा बट इससे समझ आ जाएगा। इट विल हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज इन पर्पसफुल मैनर, जिससे हम जो है अपना पर्पस को एक मतलब एक्टिविटीज़ को एक पर्पसफुल मैनर के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, या फिर बोल सकते हो मेन थीम या फिर थीम ऑफ द पोयम, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज दैट वी शुड स्टॉप our all activities for a moment and do some quiet introspection. सेम क्वेश्चन है ना, सेम आंसर आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम है ना। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ourselves in a better way, then we can start our activities with better and purposeful manner. यानी कि वही बात, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ और था, दूसरा क्वेश्चन है लेकिन आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर, ज़्यादा फर्क नहीं है। ये भी लाइनें बदलनी पड़ती है इतनी, तो वो तो आप भी बदल सकते हो। वाई डज द पोइट आर्ग्यू अस टू कीप क्वाइट। अब यहाँ पे पोइट जो है हमसे चुप रहने की बात क्यों कर रहा है कि चुप रहो तुम, ये रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है। द पोइट आर्ग्यू अस टू कीप क्वाइट, ये सेम सी लाइन है, मतलब ऐसे कैसे उतार दो नीचे यहाँ तक, तो सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड अवर सेल्व्स इन अ बेटर वे आफ्टर डूइंग अ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, देन आएगा यहाँ पे, देन वी कैन स्टार्ट आवर एक्टिविटीज विद बेटर एंड पर्पसफुल मैनर, ताकि हम जो है उनको एक पर्पसफुल और बेटर वे में उसको स्टार्ट कर सके। अब इससे आपको क्या आइडिया लग गया, इसमें आपको एक ही लाइन है, कॉमन लाइन है कि आपको डुआ को मतलब एक्टिविटीज को स्टॉप कर दो, उसके बाद आपको क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करना है, और क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करने से जो है आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो एक पर्पसफुल मैनर में स्टार्ट हो जाएंगी। चलो अभी नेक्स्ट पोएम पे आते हैं। पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और ये हाइड क्यों नहीं हुआ अभी तक, चलो हो गया है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, पोएम नंबर 4। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, यानी कि आपको जो है जो भी थिंग्स है ब्यूटी है उनको मेंशन करना है इस पोएम के अंदर, जो जो चीज़ें आपको दिखाई गई है। देखो आई थिंक तो ये पोएम जो है हार्डेस्ट पोएम है इस कंप्लीट पोइट्री सेक्शन की। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो थोड़े घुमा घुमा के आ रहे हैं, और थोड़े वर्ड्स जो है इस तरीके से हैं कि वो याद नहीं हो पाएंगे, आपको थोड़े डिफिकल्ट रहने वाले हैं। सो आपको इनको थोड़ा अच्छे से याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा आपको इन चीज़ों पे। देखो यहाँ पे लिस्ट पूछी गई है हमसे जो इस पोएम में मेंशन करी गई है। द लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल beauty includes the sun and the moon. There are young and old trees that give pleasant shadow for gentle sheep. There are daffodils, clear reels, and musk roses growing in the forest brake. There are lovely tales. यानी कि यहाँ पे जो है कुल मिला के देखो जो भी वर्ड्स है वो अगर नहीं समझ आए हिंदी में याद कर लो, बाकी लिखना तो उधर इंग्लिश में, क्या ज़्यादा सेंस बनता नहीं है, बट हाँ नहीं समझ आए तो पढ़ सकते हो। लिस्ट द थिंग दैट कोज सफरिंग एंड पेन। देखो उस वाले में कुछ और पूछा हमसे, वहाँ पे भी थिंग्स पूछी बट वो अलग टाइप की थिंग्स पूछी, अभी यहाँ पे अलग टाइप की थिंग्स हमसे पूछ रहा है सफरिंग और पेन को लेके। देयर इज एयर ऑफ डिप्रेशन अमंग ह्यूमन बींग्स, देयर इज अ टेरिबल डेथ ऑफ ट्रूली नोबल सोल, many evil and mysterious things happen daily. It is hard to understand why they happen. Man passes their days in gloom, यानी कि gloom का मतलब उदासी होता है, तो उदासी में जो है अपना टाइम बिता रहे हैं।
तो देखो क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे वही बात मैं बता दूंगा, वही नीचे लिखी हुई है, तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत होने नहीं वाली आपको उस चीज़ से। बाकी जो है जो काम की चीज़ें हैं वो मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट और डू दे मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पोएम का, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, मतलब क्या ही कहना, सेम क्वेश्चन कोई चेंज नहीं करते, ऐसे कैसे चिपका देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखना है आपको। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो हम एक्सपीरियंस लेते हैं ब्यूटी का, क्या वो शॉर्ट मोमेंट के लिए होता है, मतलब कुछ थोड़े से क्षणों भर के लिए, या फिर वो जो है लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक चलने वाला। देखो वी एक्सपीरियंस थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर अ शॉर्ट मोमेंट, हम शॉर्ट मोमेंट के लिए एक्सपीरियंस करते हैं, बट इट लीव्स लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस, लेकिन इसका जो इंप्रेशन है वो हमारे ऊपर लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक टिका रहता है। इट स्टेज इन आवर इमेजिनेशन फॉर एवर एंड देन बिकम एंडलेस सोर्स ऑफ जॉय, और ये जो है हमारी इमेजिनेशन में हमेशा के लिए बस जाता है और आपके लिए एंडलेस जॉय का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे विजिट करने गए, मतलब कब एक ऐसी प्लेस पे जहाँ पे आपको बड़ा मजा आ गया, दिल खुश हो गया आपका, वो भले ही आपके लिए शॉर्ट मोमेंट हो, मतलब लाइफ के हिसाब से देखें तो आपने 1-2 दिन बिताया होगा, तो वो शॉर्ट मोमेंट थी, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली है, वो आपको बहुत सालों तक याद रहेगी, लंबी चलने वाली है। अगर आप बच्चे थे तो नहीं याद रहेगी, बट अभी के टाइम पे तो आप इस कंडीशन में हो कि आपको वो चीज़ याद रह पाए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट स्प्रेड द पोल ऑफ डेस्पोंडेंस ओवर आवर डार्क स्पिरिट्स, हाउ इज इट रिमूव्ड, यानी कि हमारी जो काली आत्माएं हैं उन पर निराशा की लहर क्या फैलाती है और इसको किस तरीके से हम हटा सकते हैं। पेन एंड सफरिंग इन द वर्ल्ड स्प्रेड्स द, यानी कि पेन का मतलब दुख, और जो है सफरिंग यानी कि पीड़ा, दुख पीड़ा जो है ये इन द वर्ल्ड स्प्रेड्स द पोल ऑफ द डिस्पोंडेंस ओवर आवर डार्क स्पिरिट। ये सेम सी लाइन आ गई नीचे है ना, ऐसी की ऐसी। पोइट सेज दैट इट इज ब्यूटी अलोन that removes the spell of gloom from our dark spirit and feel joy in it, यानी कि वो ब्यूटी है वो अकेली चीज जो ये चीज इसको हटा, ये पूछा ना, देखो क्वेश्चन का आंसर कहाँ तक है इस वाले का, हमारी काली आत्माओं पर निराशा की लहर क्या फैलाती है, वो है सिर्फ पेन एंड सफरिंग, बस इतना सा भी लिख दो कोई बात नहीं। आगे हमसे पूछा है कि हाउ इट इज रिमूव्ड, इसको हटाएंगे कैसे हम, हटाने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट हमको जो है ब्यूटी का सहारा लेना है, सुंदरता का सहारा लेना है, जो हमारे अंदर जो है उसको जो दुख है, अंधकार भरा हुआ, निरस्ता भरी हुई है, उसको खत्म कर देगा। तो ये थे इस पोएम के क्वेश्चंस। अभी मैंने आपको कुल मिला के, अगर आप बोलोगे कि भैया अब इसमें बता दो कि इसमें से क्या मतलब बेसिक है, तो इसमें कुछ बेसिक नहीं है, पूरी पोएम ही बेसिक है। देखो सब में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस चीज़ से आपको आइडिया लग गया होगा कि कोई ऐसा तुक्का नहीं चलने वाला कि आप लाइनें रट के जाओ। इससे अच्छा ये रहेगा आप सारे ये 4 क्वेश्चन दे रखे जो एग्जाम में आए हैं, सारों को पढ़ के चले जाना, ठीक है। अभी नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, और चैप्टर कहाँ घूम गया, चैप्टर आ गया है रोड साइड स्टैंड। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है ये और मस्त चैप्टर है। अब यहाँ पे रोड साइड स्टैंड, फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द रोड साइड स्टैंड पुट अप एंड व्हाट फॉर, या फिर इसको एक तरीके से और पूछा गया, वेयर एंड हाउ वॉज द रोड साइड स्टैंड बिल्ड एंड वाई। सेम क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमारा पेन पतला हो गया भैया, मोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं यहाँ पे हमसे बताया जा रहा है द रोड साइड स्टैंड वॉज बिल्ट इन शेप ऑफ अ शेड, यानी कि एक शेड के शेप में उसको बिल्ड किया गया है। इट वॉज बिल्ड इन फ्रंट ऑफ ओल्ड हाउस, इट वॉज एट द एज ऑफ द रोड। ये यहाँ तक की जो लाइनें है ना, ये मस्ट है, आपको याद करनी है। देखो ये बेसिक लाइनें हैं कि उसको जो है एक रोड साइड स्टैंड जो है ना, वो एक से इसमें से एमसीक्यू भी आते हैं, कई बार आया है एमसीक्यू। आपने अगर एमसीक्यू की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। अब यहाँ पे जो है पहला तो कि शेप ऑफ आ शेड, एक जो रोड साइड स्टैंड है वो शेड की शेप में बनाया गया है, ओल्ड हाउस के सामने बनाया गया है और रोड के किनारे पर बनाया गया है। ये चीज़ का ध्यान रखना, ये पूछी जाती है, कुछ भी पूछ लेते हैं किसी भी तरीके से। द ओनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि कहाँ लगाया गया था, वो तो ठीक है, अब किस लिए, मतलब कारण क्या था, या फिर जो है कहाँ और कैसे लगाया और क्यों लगाया गया, या फिर किस लिए क्यों, बात एक ही होती है। देखो द ओनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड हैड सम लिटल थिंग्स टू सेल, ही होप टू अर्न अ लिटल मनी बाय सेलिंग दीज थिंग्स टू द पीपल हु पासिस फ्रॉम द रोड। जो रोड पे से जाएंगे उनको बेचेगा और थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी आमदनी हो जाएगी। व्हाट डज द पोइट सेज अबाउट द पोलिश्ड ट्रैफिक, पोलिश ट्रैफिक के बारे में जो है पोइट क्या कहता है, यानी कि रिच पीपल की कारों के बारे में। यहाँ पे द रिच पीपल हैव देयर पोलिश्ड कार्स,
यानी कि चमचमाती व्हीकल्स की बात हो रही है यहाँ पे। पॉलिश्ड का मतलब होता है पॉलिश ट्रैफिक, मतलब चमचमाती गाड़ियाँ, polished cars. They drove their eyes fixed forward. If ever anyone looks aside, he felt irritated. He was irritated from the side, जो रोड साइड स्टैंड लगाया हुआ ना वो वाली साइड, that had been painted in artless way. ऐसे ही मतलब टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी पेंट मार रखा है उस पर, उससे उसको इरिटेशन होती है. They think that this side is destroying the beauty of the landscape. और वो ये सोच रहे हैं उसके बारे में. बताओ यार क्या ही करें. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है व्हाट वर द वेरियस थिंग्स पुट अप फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड. अब यहाँ पे हमसे पूछा है कौन कौन से वो आइटम्स है जो रोड साइड स्टैंड में सेल के लिए डले हुए हैं, बेचने के लिए रखे गए हैं. तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, मतलब सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, पढ़ने सारे हैं, सारे याद भी करने हैं. इससे बाहर बहुत ही रेयर चांस रहते हैं कि क्वेश्चन आए, एक आध आता है, ज़्यादा नहीं आता. और वैसे भी आपको देखो जितने क्वेश्चन हैं उनमें से आपको एक ऑप्शन मिलता है, मतलब हमेशा जो है आपको एक एडिशनल क्वेश्चन मिलेगा. यानी कि आपको अगर 3 क्वेश्चन करने हैं तो आपको 4 दिए जाएंगे, अगर आपको 4 करने हैं तो आपको 5 दिए जाएंगे. तो जो एक क्वेश्चन होता है ना, अगर आपने सारे अच्छे से ये प्रिपेयर कर रखे हैं तो आप इजीली जो है कि उनमें से एक क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो जिसमें आपको डाउट लगे. हो सकता है पाँचों के पाँचों इन्हीं में से मिल जाए, बट 4 मिलने के चांसेस तो रहेंगे बहुत ज़्यादा, और इजीली आप उनको सोल्व कर पाओगे. अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें रखी हुई थी. देयर आर द वेरियस थिंग्स पुट अप फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड लाइक वाइल्ड बेरीज. यहाँ पे पहली चीज आ गई वाइल्ड बेरीज. देवर पुट इन द वुडन क्वार्ट्स, उनको जो है लकड़ी के क्वार्ट्स के अंदर रखा गया है. देयर वर क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वेस्ट एंड सम ब्यूटीफुल माउंटेन पिक्चर्स फॉर द सेल. और भी कई सारी चीज़ें थी बट ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, क्योंकि 2-3 नंबर का है, इतना बहुत है. ठीक है ना, ये चीज़ें एज इट इज आप चिपका सकते हो, याद कर लेना. ये थिंग्स हैं तो ये एज इट इज ही याद करनी पड़ेंगी आपको. तो इस पोएम में से बस इतना ही आता है. अब हमारी आ गई है लास्ट पोएम, आंटी जेनिफर टाइगर. आंटी के बारे में हम जिक्र करते हैं. चलो जी, आंटी जेनिफर टाइगर, आंट जेनिफर टाइगर है यहाँ पे. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड आर फ्लटरिंग थ्रू आवर वूल इन द सेकंड स्टेंजा. व्हाई इज शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बोलने का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट. चलो जी आंसर देखते हैं इसका. यहाँ पे समझ गए ना आप क्वेश्चन को. देखो क्वेश्चन के लिए मैंने साथ में हिंदी इसीलिए दी है ताकि क्वेश्चन को समझ जाओ, फिर आपके लिए लिखना ईजी हो जाएगा. नहीं तो क्वेश्चंस में हिंदी कोई प्रोवाइड नहीं कराता. ऑलमोस्ट आंसर्स में मिल जाएंगे आपको गाइड वगैरह में, क्वेश्चन में बहुत रेयरली मिलती है. हमने क्वेश्चंस में भी दी है ताकि आपको समझ में आए. क्वेश्चन समझ में आएगा तभी तो आप हिंदी लिख पाओ, मतलब आंसर लिख पाओगे उसका. अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बात हो रही है कि आंट जेनिफर के जो हाथ हैं वो फ्लटरिंग हो रहे हैं थ्रू द वॉल, मतलब कांप रहे हैं, वो फड़फड़ा रहे हैं, कांप रहे हैं. और उसके लिए जो है वो नीडल को पुल करना मुश्किल क्यों हो रखा है. तो मेन क्या मुद्दा है देखते हैं अभी. आंट जेनिफर्स हैंड आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल बिकॉज शी सिम्स वेरी ओल्ड, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई हैं, एंड वीक और कमजोर भी हैं. शी इज फाइंडिंग इट हार्ड टू पुल बिकॉज हर वीक हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग, क्योंकि उसके कमजोर हाथ है, बूढ़ापे में कमजोर हो गए हाथ और वो अब कांप रहे हैं, इसीलिए उसके लिए वो चीजें वो काम कर पाना मुश्किल हो रखा है. Why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? What might the poet be suggesting through this difference? वो जो है पोइट क्या सजेस्ट करना चाहता है यहाँ पे, वो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं. और जानवर क्यों बनाया गया वो चीज़ें हमें बतानी है. आंट जेनिफर क्रिएटेड थ्रू द टाइगर अ पिक्चर ऑफ हर हस्बैंड. देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन की फीलिंग समझो आप थोड़ा सा. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको क्या लगता है कि आंटी जेनिफर ने ऐसे जानवर क्यों बनाए जो उनके अपने चरित्र से इतने अलग हैं. यानी कि उसने जो है टाइगर की पेंटिंग बनाई है ना, तो मतलब जो कपड़े पे छाप रखा है टाइगर. अब यहाँ पे जो है आप समझो कि आपसे पूछा जा रहा है आपको क्या लगता है. ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप कुछ भी चिपका के आ जाओगे फिर, है ना. देखो ऐसी गड़बड़ियाँ मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो है एक कंक्लूजन होता है, एक थीम होती है पोएम्स की, उसी थीम के हिसाब से हमको आंसर देना रहता है उनका. तो यहाँ पे जो है आंट जेनिफर क्रिएटेड थ्रू द टाइगर अ पिक्चर ऑफ हर हस्बैंड, क्योंकि वो आंट जो है बूढ़ी हो चुकी है, हो सकता है अकेली रह रही है वैसे तो, अब उसको हो सकता है अपने पति की याद आ रही हो या फिर बच्चों की याद आ रही हो. अब यहाँ पे हमने पिक्चर ऑफ हर हस्बैंड, पति की ज़्यादा याद आती है, तो पति की पिक्चर शायद वो उसके टाइगर के थ्रू वो उसको याद कर रही है. देयर इज ऑल्सो सजेस्टिंग दैट वुमेन क्रिएट मैन बट दोज मैन डोमिनेट्स.
ओवर वुमेन व्हेन दे ग्रो अप। या फिर यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे जो है देयर इज ऑल्सो अ सजेशन, यहाँ पे सजेशन भी पूछा गया था ना कि व्हाट माइट द पोइट बी सजेशन, यहाँ पे जो है पोइट क्या सजेस्ट करना, मतलब अंतर के माध्यम से क्या सुझाव दे रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ बताना चाह रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है, देखो तुक्के की बात है, अब हम क्या जाने यार किस मूड से पोइट ने लिखी थी, कब लिखी थी। अब देखो यहाँ पे हम भी अंदाजा लगा सकते हैं, देयर इज अ सजेशन दैट वुमेन क्रिएट्स मैन, की जो औरतें हैं वही जो इंसान को, पुरुषों को बनाती हैं, बट दोज मैन डोमिनेट ओवर वुमेन व्हेन दे ग्रो अप, जब बड़े हो जाते हैं तो वही उनको डोमिनेट करने लगते हैं। तो ये हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि स्पीकर का एटीट्यूड क्या है और क्या आप जो है सिंपैथाइज करेंगे, सहानुभूति रखेंगे आंट जेनिफर के साथ में। तो हम भी रख लेते हैं यार, उधर से रख रहे हैं तो यस, आंट जेनिफर मीन्स आवर सिंपैथी। She worked tirelessly to create her tiger. The tiger seems fearlessly. The speaker feels great sympathy for Aunt Jennifer. She says that while Aunt Jennifer will be lying dead in her grave, her tiger will still go on pressing proud and unafraid. यानी कि जब वो उनकी मृत्यु हो जाएगी, जब वो कब्र में पहुंच जाएंगी, तब भी जो उनका टाइगर है वो बेखौफ जो है घूमता रहेगा, कोई डर उसको नहीं होने वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में खत्म, क्योंकि आगे भैया खत्म हो गए, इतने ही आते। देखो पेपरों में आपको आइडिया लग गया है, हर पोएम में से 2-3 क्वेश्चन आए हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है। ये अभी तक के आई थिंक 4 या 5 साल का जो है कंक्लूजन है, 5 के अराउंड का मान लो। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन वही आते हैं, रिपीट होते रहते हैं। एक क्वेश्चन मान लो, देखो एक तो 4 सेट आते हैं, वो बड़ी दिक्कत है ना। उसके अलावा जो है 1-2 साल अभी बीच में पेपर नहीं हुआ प्रॉपरली, तो उसकी वजह से भी कुछ क्वेश्चंस है कम है। बट हाँ, इनमें से क्वेश्चंस आने में, क्योंकि अब की बार भी आपका सिलेबस रिड्यूस्ड है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो आपको इजीली वो चीज़ें प्रोवाइड कराएं, जो चीज़ें मतलब जिसमें आप अच्छा स्कोर इजीली कर पाओ। अब की बार इतना हार्ड पेपर की हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं कि इतना बहुत हार्ड क्वेश्चन पेपर आएगा, नॉर्मल पेपर आने वाला है जस्ट, और उनमें एक्सपेक्टेड रहेगा कि यही क्वेश्चन पूछे जाएँ। यही वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, और हरियाणा बोर्ड वालों का तो वैसे भी पैटर्न है कि प्रीवियस 3 ईयर्स के पेपरों में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी हाँ, एक चीज़ हो रहा है कि जो पेपर है 2021 में जो पेपर हुआ था आपका, उसका सॉल्यूशन मैं कोशिश करूंगा, उसका भी सॉल्यूशन कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपको करके दिखा दूँ कि किस तरीके से उसको अरेंज करना है। एक ही वीडियो में करेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि भैया आप भी तो 3 घंटों में करके आओगे उसको, तो 1-1.5 घंटा लग सकता है, वीडियो लंबी आ सकती है। बट हाँ, कोशिश रहेगी कि आपको कंप्लीट अच्छे से एक्सप्लेन कर दी जाए सारी की सारी चीज़ें। अब ख़त्म करते हैं वीडियो को। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 से 12 तक की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी में होने वाली है। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके पेपर चल रहे हैं और काम की चीज़ें इस चैनल पर आती रहेंगी। और हाँ, वेबसाइट पे चले जाना, वेबसाइट पे हो सकता है वीडियो लेट सेट आती रहे, बट हाँ, CCL चैप्टर ये सर्च मार लेना गूगल पे जाके, और आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी cclchapter.com करके ही डायरेक्टली। तो वहाँ पे जाके आप जो है इजीली ये क्वेश्चंस रीड कर सकते हो, MCQs रीड कर सकते हो। ग्रामर के अलग टॉपिक्स हैं, तो ग्रामर्स के लिए भी हमने लिखा हुआ है, और भी वीडियोस हैं वो आती रहेंगी। और हाँ, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियोज़ के थ्रू ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियरली समझ आता है तो आप वीडियोज़ भी देख सकते हो। बाकी ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताना। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर।